इसके बाद हम किनेमॉन को देखते हैं। किनेमॉन का लोअर टॉर्सो अभी भी जिंदा होता है और उसॉप के पास जाकर इसे बताता है, उसॉप, ओकीको और मेरी अपर बॉडी को जाकर बचा लो। उसॉप वहाँ पर जाता है पर इसके सामने बहुत सारे बीस्ट पायरेट्स के लोग आ जाते हैं पर उसॉप की हेल्प करने के लिए ईजू यहाँ पर आ जाता है या आ जाती है, जो भी है ये इन सभी बीस्ट पायरेट्स के साथ लड़ता है और ओकीको और किनेमॉन को किसी सेफ जगह पर ले जाने के लिए कहता है। और इस तरफ किलर जो कि हॉकिंस के साथ लड़ रहा था, हॉकिंस के जादू टोने की वजह से जो भी अटैक किलर इस पर कर रहा था उन सारे अटैक्स का डैमेज किड के ऊपर ट्रांसफर कर देता था और दिमाग लगाकर किड हॉकिंस के लेफ्ट हैंड पर हमला करता है और क्योंकि किड का लेफ्ट हैंड होता ही नहीं है, ये पूरा का पूरा डैमेज हॉकिंस के ऊपर ही आ जाता है, जिसके बाद हॉकिंस की बॉडी से किड की वुडू डॉल को बाहर निकाल लेता है और हॉकिंस को हरा देता है। और हमारा मोमो भी काइडो के जैसे ही एक अडल्ट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है शिनोबू की पावर्स का यूज करके और लूफी को लेकर वापस से ओनिगाशिमा की तरफ निकल जाता है। और ओनिगाशिमा के अंदर यामातो और काइडो के बीच में एक खतरनाक फाइट चल रही होती है। यामातो अपनी पूरी जान लगा देती है पर इस फाइट के बीच में ही लूफी यहाँ पर मोमोनोसुके के ऊपर सवार होकर आ जाता है। काइडो के बच्चे, अब तू नहीं बचने वाला, गियर 4, और अपनी स्नेक मैन फॉर्म का यूज करके काइडो पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसके बाद मोमोनोसुके और यामातो को ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल के ऊपर रोकने के लिए कहता है और खुद काइडो के साथ लड़ने लगता है। और अब लूफी और काइडो के बीच में एक और बार खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और ये फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इन दोनों के फाइट के इम्पैक्ट से पूरा आसमान साफ हो जाता है, जिसकी वजह से मून दोबारा से विजिबल हो जाता है और ड्यूक डॉग स्ट्रॉन्ग अपनी शूलंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर जैक को हरा देता है और कैट वाइपर पेरोस्पेरो को हराकर पेड्रो की जान का बदला ले लेता है। इसके बाद हम सांची को देखते हैं जो कि क्वीन के साथ लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते सांची की बॉडी में एक अजीब सा रिएक्शन हो जाता है और इसका शरीर भी इसके भाई बहनों के जैसे ही जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुकी है और ये सब कुछ इसके रेड सूट को यूज करने की वजह से हुआ था। और सांची अपने रेड सूट को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर ओरोची अभी भी जिंदा होता है क्योंकि इसका एक सर बचा हुआ है, इसलिए मरते हुए कांजीरो को ऑर्डर देता है एक काजिम्बो नाम की चीज को क्रिएट करने के लिए, जो कि एक जिंदा आग का गोला होता है और इसका मिशन है ओनिगाशिमा के बेसमेंट के अंदर जाकर सभी एक्सप्लोजिव्स में आग लगाने का, जिससे कि पूरा का पूरा ओनिगाशिमा ही तबाह हो जाएगा। और खुद इस इम्पैक्ट से बचने के लिए एक स्टोरेज हाउस में जाकर छुप जाता है, जहाँ पर इसे कोमोरोसाकी यानी कि यूरी की आवाज आती है जो कि गिटार बजा रही थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या ये तुम ही हो? तुम तो मर गई थी ना। ओरोची को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि ह्यूरी जिंदा है और यहाँ पर सांची और क्वीन के बीच में खतरनाक फाइट चल रही होती है और इस फाइट में सांची इस पर बहुत ज्यादा हैवी पड़ता है और इस पर अपने न्यू हमले का यूज करके, जिसका नाम इन्फिनिट जाम्बे है, इसका यूज करके क्वीन को हरा देता है और क्वीन ओनिगाशिमा के बाहर जाकर गिर जाता है और इसी के साथ हमारे सांची भैया जीत जाते हैं। और बाहर जोरो जो कि किंग के साथ लड़ रहा था, किंग को बराबरी की टक्कर दे रहा था। किंग भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और किंग भी गुस्से में आकर अपनी ट्रू फॉर्म को अनलीश कर देता है और इस फाइट के दौरान जोरो अपनी कॉन्करर्स हाकी को भी अनलॉक कर लेता है, जिसका यूज करके अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमले को किंग पर कर देता है और किंग को हरा देता है और जोरो किंग ऑफ द हेल बन जाता है। और किंग के हारने के बाद हमें किंग की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। आज से काफी साल पहले पंख हेजार्ड के अंदर एक बच्चे के ऊपर वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। ये बच्चा लुनारियन रेस का आखिरी मेंबर था, जो कि एक ऐसी प्रजाति है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। काइडो इस बच्चे पर होते हुए अत्याचारों को देखकर इसे आजाद कर देता है और इससे इसका नाम पूछता है। ये बच्चा अपना नाम एल्वर बताता है और काइडो इसे इसका नया नाम किंग देता है और इसे उसी दिन से अपना राइट हैंड मैन बना लेता है और प्रेजेंट में मेडिसिन का असर खत्म हो जाता है। जोरो की बॉडी जवाब दे जाती है और इसे काफी ज्यादा पेन महसूस होता है। जोरो का खून भी निकलने लगता है और नीचे जमीन पर लेट जाता है और इस खबर को भी CP0 के एजेंट्स को बता दिया जाता है कि जोरो ने किंग को हरा दिया है। और इस सुनकर CP0 बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाती है क्योंकि अब इस लड़ाई में सिर्फ काइडो और बिग मॉम ही बचे हुए हैं। और यहाँ पर जोरो खुद को किसी दूसरी दुनिया में पाता है और अपने सामने एक शैतान को देखता है, यानी कि ग्रिम रीपर को, हड्डी मेरा बड्डी वाला। और ग्रिम रीपर जोरो पर हमला करने के लिए आ जाता है पर जोरो की बॉडी अचानक से ही फ्रीज हो जाती है और ग्रिम रीपर इस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर CP0 के एजेंट्स को रॉबिन को किडनैप करके वानो से निकलने का ऑर्डर मिल जाता है। यहाँ पर मैरी जॉयस में 5 एल्डर्स एक सीक्रेट डेविल फ्रूट के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसकी अवेकनिंग से वर्ल्ड गवर्नमेंट की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। और जनीशिया वानो की तरफ आगे बढ़ रहा था और रास्ते में मौजूद सभी नेवी की शिप्स को तबाह करके रख देता है और काजेंबो भी अब बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को आग लगाते जा रहा है। यामातो काजेंबो को देख लेती है और काजेंबो के बेसमेंट में पहुंचने से पहले ही यामातो यहाँ पर पहुंच जाती है बेसमेंट के अंदर और यहाँ पर मौजूद सभी एक्सप्लोजिव्स को अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके फ्रीज कर देती है। और जब काजेंबो यहाँ पर पहुंच जाता है तो यामातो इसके साथ लड़ने लगती है और यहाँ पर राइजो जो कि फुगुरो के साथ लड़ रहा था, तो इन दोनों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। पर एट द एंड राइजो फुगुरो को हरा देता है और अब सिर्फ 2 फाइट्स बची हुई हैं। लूफी काइडो के साथ फाइट करता है और लॉ और किड मिलकर बिग मॉम के साथ फाइट करते हैं और इसी बीच लॉ और किड दोनों के डेविल फ्रूट्स अवेकन हो जाते हैं और किड अपने अवेकन डेविल फ्रूट का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट या इंसान को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज असाइन कर सकता है, यानी कि किसी भी चीज को एक चुंबक बना सकता है। और लॉ अपने अवेकन डेविल फ्रूट का यूज करके काफी सारे न्यू स्पेशल रूम्स को बना सकता है, जैसे कि के रूम, आर रूम, एनेस्थीसिया और इंजेक्शन शॉट। पर अपनी अवेकन पावर्स का यूज करने की वजह से लॉ के स्टेमिना पर काफी ज्यादा असर पड़ता है और लॉ अपने नए अटैक के रूम एनेस्थीसिया का यूज करके बिग मॉम पर हमला करता है और अपनी स्वॉर्ड को इसकी छाती में घुसा देता है, जिसकी वजह से बिग मॉम की बॉडी यहीं पर पैरालाइज हो जाती है और बिग मॉम के अंदर अपनी तलवार को घुसाकर अपनी तलवार को इतना ज्यादा बड़ा कर देता है कि इसकी तलवार ओनिगाशिमा से होते हुए सीधा वानो के अंदर भी एक बड़ा
सा होल कर देती है, जिसके बाद किड अपने न्यू हमले से बिग मॉम पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बिग मॉम इस होल के अंदर गिरते हुई सीधा बेसमेंट में आकर पहुंच जाती है, जहां पर अभी यामातो थी और यहाँ पर मौजूद एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है और उसके धमाके की वजह से बिग मॉम खुद लावा के अंदर जाकर गिर जाती है और उस बॉम्ब के इम्पैक्ट में काजिम्बो भी आ जाता है और सीधा ओरोची सामा चिल्लाते हुए ओरोची के पास पहुंच जाता है। ओए दूर हो जा, ओए दूर हो जा, मेरे पास बता। और काजिम्बो ओरोची को आग लगा देता है और देंजिरो यहाँ पर आता है और ओरोची का आखिरी सर काट कर इसे जान से मार देता है। यहाँ पर CP0 के 2 मेंबर्स गोर्निका और माहा ट्रिक और अपो के साथ लड़ने लगते हैं, जिसमें कि ये दोनों को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं और इजू यहाँ पर आ जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक फाइट में CP0 के माहा को मारकर खुद भी मर जाता है और गोर्निका को वर्ल्ड गवर्नमेंट से एक ऑर्डर मिलता है, लैंक जल्द से जल्द स्ट्रॉइड पायरेट को जान से मार दो। और सुनकर CP0 हैरान रह जाती है। इसके बाद हम लूफी और काइडो को देखते हैं। दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट हो रही होती है और दोनों का युद्ध अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा था। इस फाइट में दोनों ही अपना 200% देते हैं, पर इसी बीच लूफी का गियर 4 अपनी लिमिट को रीच करने वाला था, तो लूफी डिसाइड करता है कि एक आखिरी बार हमला करके एक फाइनल मूव से काइडो को हरा देगा, जिसके बाद काइडो और लूफी अपने सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक्स एक दूसरे पर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर इसी बीच यहाँ पर गोर्निका आकर लूफी के हाथ को पकड़ लेता है और लूफी काइडो पर हमला नहीं कर पाता है, पर काइडो का हमला लूफी पर पड़ जाता है और लूफी की बैंड बज जाती है। इसकी हालत खराब हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। पर लूफी के हारने के बाद भी काइडो बहुत ही ज्यादा उदास था, क्योंकि काइडो इस फाइट को एंजॉय करने लगा था। लूफी की हार्ट बीट रुक जाती है और नीचे जमीन पर बेजान पड़ा होता है। काइडो को ये देख कर गुस्सा आ जाता है और गोर्निका पर एक हमला करके इसकी जान ले लेता है और अपनी ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर दोबारा से कैसल के अंदर जाता है और सभी को बताता है, स्ट्राइड लूफी मर चुका है, कामेमोमोनोसुके उसे सामने बुलाओ और उसे कहो कि मेरे सामने सरेंडर कर दे। लूफी की मौत की खबर सुनकर सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। चॉपर रोने लगता है, किसी को भी विश्वास नहीं होता है कि लूफी की मौत हो चुकी है। और तभी यहाँ पर लूफी की बेजान बॉडी अचानक से हिलने लगती है और इसकी हार्ट बीट दोबारा से चालू होने लगी है। जुनिशिया इसकी हार्ट बीट को सुनता है और एक्साइटेड हो जाता है और जुनिशिया टेलीपैथी के थ्रू मोमो से कहता है, पूरे 800 सालों के बाद मैं ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाजें सुन पा रहा हूँ, वो आ गया है। यहाँ पर मेरी जॉइस के अंदर पानगिया कैसल के अंदर हॉल ऑफ पावर में 5 एल्डर्स लूफी के गोमो गोमोनो डेविल फ्रूट की बात कर रहे होते हैं और बताते हैं, हमने हर एक एरा में उस फ्रूट को एक्वायर करने की कोशिश करी, पर 800 सालों में वो डेविल फ्रूट कभी भी हमारे हाथ नहीं लगा और इस फ्रूट का नाम गोनो गोमोनो में हमने उसकी असली आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ही रखा था, क्योंकि लूफी के गोमो गोमोनो डेविल फ्रूट का असली नाम हितो नोमी मॉडल नी का है, जो कि एक मिथिकल जुआन टाइप डेविल फ्रूट है। लूफी की धड़कनें किसी ड्रम की तरह बजने लगती हैं। इसके बालों का रंग भी बदल जाता है। जुनिशिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी लूफी जोर जोर से हंसने लग जाता है जैसे कि एकदम से अचानक से ही मजेदार हो गया हो। आकी के रिलीज होते साथ ही हर इंसान ने इस भयानक पर इस खुशियों से भरी हुई वाइब को महसूस किया और लूफी पूरी तरह से बदल जाता है और ये फ्रूट यूजर को पूरी आजादी के साथ लड़ने की ताकत देता है। हितोनोमी एक जुआन टाइप डेविल फ्रूट है, जो कि इसके यूजर को एक इंसान या एक हाफ इंसान हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म होने की ताकत देता है। 5 एल्डर्स इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक ताकत मानते हैं और ये डेविल फ्रूट लूफी को बहुत ही ज्यादा शक्ति प्रोवाइड करता है और इसे फिजिक्स के लॉस को इग्नोर करके अपने इन्वायरमेंट में मौजूद सभी लोगों को रबड़ में बदलने की क्षमता भी प्रोवाइड करता है। ये एक इमेजिनेशन बेस्ड डेविल फ्रूट है और लूफी जो भी इमेजिन करेगा उसे मैनिफेस्ट कर सकता है और हमारा लूफी फाइनली लेजेंडरी सन गॉड नीका में बदल जाता है। जब ये नीका फ्रूट अवेकन हो जाता है तो यूजर की फाइटिंग स्टाइल और उसकी पावर्स को एक अलग ही लेवल की फ्रीडम दे देता है। लूफी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके आसपास की हर एक चीज ऐसे लग रही थी कि जैसे रबड़ की हो गई हो। मजे से कूद रहा था किसी बच्चे के जैसे। लूफी अपने हाथ को बहुत ही ज्यादा विशाल कर लेता है और पलक झपकते ही इस बड़े से हाथ ने एक ही झटके में काइडो को पकड़ लिया और इसे हल्के से ऊपर की तरफ खींचता है। काइडो की इतनी ज्यादा बड़ी बॉडी को लूफी ने किसी सांप के जैसे ऐसे ही हवा में उठा लिया और लूफी एक मस्कुलर रूप ले लेता है और इसे धराधर पीटने लगा। ये नजारा बिल्कुल टॉम एंड जेरी के जैसा लग रहा था और काइडो को पटक कर नीचे जमीन पर बुरी तरह से फेंक देता है। जब काइडो होश में आता है तो अपने मुंह में पोरो ब्रेथ चार्ज करना शुरू कर देता है। इसे देखकर लूफी की आंखें सचमुच में बाहर ही आ जाती हैं। लूफी जल्दी से इस पर काउंटर अटैक परफॉर्म करता है और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लूफी नीचे जमीन को ही रबड़ बना देगा और उस अटैक को वापस से काइडो पर बाउंस कर देगा। यही है लूफी का पीक पॉइंट। गियर 4 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म गियर 5 सन गॉड नीका लूफी। काइडो भी खुश हो जाता है क्योंकि अब इसका गिल्टी जा चुका है कि इसने धोखे के साथ लूफी को हराया है और अब काइडो इसे फेयर एंड स्क्वेयर तरीके से हरा सकता था। पर काइडो के मन में काफी सारे सवाल घूम रहे थे कि लूफी अपने आसपास की चीजों को बदल सकता है, जो कि साफ साफ पैरामीशिया अवेकन की ताकत है। पर लूफी का ये रूप जो कि किसी हाइब्रिड के जैसा दिख रहा है, तो ये तो सिर्फ जुआन टाइप डेविल फ्रूट्स की ताकत नहीं होती क्या? काइडो इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर काइडो ने सोचा भी नहीं था कि लूफी में इतनी ज्यादा ताकत होगी कि खुद इसका मुंह खोल देगा। काइडो लूफी को निकल जाता है, पर लूफी किसी झूले की तरह इसके अंदर जाने लगता है और इसके पेट के अंदर ही बवाल मचाना शुरू कर देता है। खुद को फुलाकर एक गुब्बारे की जैसा
बना लेता है और काइडो का पेट अचानक से ऐसे फूल गया जैसे कि ये प्रेग्नेंट ही हो गया हो। लूफी ने प्रेग्नेंट कर दिया बेचारे को। और लूफी की पावर्स काइडो को भी एक रबड़ में बदल देती हैं। भाई साहब क्या हो रहा है भाई ये। हंसते हंसते लूफी को तो लाइट की किरणें नजर आती हैं और लूफी अपने हाथों को सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ा देता है और लूफी के हाथ सीधा काइडो की आंखों से बाहर आ जाते हैं। रबर की बाउंसिंग पावर का इस्तेमाल करके लूफी सीधा काइडो के मुंह से बाहर निकल आता है। और हैरानी की बात तो ये थी कि काइडो की आंखों को कुछ भी नहीं हुआ था और लूफी उछलकर बादलों के ऊपर चला जाता है और कुछ ही देर में लूफी एक सुपर जायंट में बदल जाता है और काइडो को पकड़कर हवा में ही स्किपिंग रोप करने लगता है, रस्सी कूदने लगता है। भाई क्या हो रहा है ये तो मजाक चल रहा है भाई। काइडो बौखला जाता है और एक और बोरो ब्रेथ हमला यूज करता है। लूफी इस हमले से बच तो जाता है और ये हवा में ही दौड़ना शुरू कर देता है और ओनिगाशिमा वापस पहुंच जाता है। काइडो दोबारा से अपनी हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है और काइडो के इस खतरनाक हमले ने लूफी का सर ही नीचे जमीन पर धंसा दिया। इसकी शक्ल देखकर तो इसके साथियों की जान ही बाहर आ जाती है, पर लूफी एकदम सही सलामत होता है। जमीन से अपने सर को बाहर निकालता है। हाँ थक गया यार, थक गया, रुक जा काइडो के बच्चे रुक जा। लूफी थक जाता है और तभी लूफी के सफेद बाल दोबारा से काले होने लगते हैं और देखते ही देखते लूफी एक बूढ़े आदमी के जैसा दिखने लग जाता है। काइडो हैरान रह जाता है कि भाई ये चल क्या रहा है। लूफी का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा खत्म हो चुका था और काइडो की हालत भी लड़ लड़ कर खराब हो चुकी है, पर लूफी दोबारा से खड़ा हो जाता है। नहीं, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है काइडो, तू नहीं बचने वाला। और लूफी दोबारा से गियर 5 में आ जाता है। ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज एक बार दोबारा से गूंजने लगती है। आजा आजा, बैटल अभी बाकी है काइडो। ऐसा लग रहा था कि लूफी ने कोई बहुत ही ज्यादा ओपी चीट सिस्टम अनलॉक कर लिया है। पूरा का पूरा बैटलफील्ड लूफी के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क के जैसा बन गया था। आसपास का सारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से बाउंस करने वाले रबर मोड में बदल गया। लूफी ने नीचे जमीन को उठाया और इसके उसी बाउंस का यूज करके तेजी से आगे बढ़ता है और एक जोरदार पंच मार के काइडो की हालत को खराब कर देता है। लूफी एक पत्थर पर जाता है, खुद को सेट करता है और अपनी बॉडी को सुपर कंप्रेस करा और एक बूम की आवाज के साथ हवा में उड़ जाता है और एक खतरनाक पंच काइडो के मुंह पर कर देता है। काइडो नीचे जमीन पर गिर जाता है और काफी देर तक एकदम सुन पड़ा रह जाता है। ऐसा लग रहा था कि काइडो को कुछ समझ में आ चुका है और काइडो होश में आते साथ ही दोबारा से अपनी हाकी को रिकवर करने लगता है और लूफी पर बहुत सारे हमले करने लगता है। पर लूफी भी सैंडबैग जितने बड़े बड़े मुक्के बनाकर काइडो पर बहुत सारे हमले करता है। कैसल के अंदर की आग ऊपर सरफेस तक आने लगती है, पर नीचे का सारा मामला लूफी ने अपने साथियों पर छोड़ दिया था और इसे कोई भी टेंशन नहीं होती है। लूफी को पूरा भरोसा था कि इसके क्रूमेट्स नीचे मौजूद उन सभी लोगों को निपटा देंगे और लूफी का बस एक ही मिशन होता है, काइडो को हराना। लूफी दोबारा से हवा में उछल जाता है। ऐसा लग रहा था कि लूफी के दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया आ चुका है और नीचे राइजो स्क्रॉल फ्रूट का यूज करता है। ढेर सारा पानी पहले से ही एक स्क्रोल में इकट्ठा करके रखा हुआ था और उस पानी का यूज करने लगता है इस आग को बुझाने के लिए। और जिम्बे भी यहाँ पर मौजूद होता है और धीरे धीरे पानी का ये सैलाब पूरे कैसल में फैल जाता है और आग को बढ़ने से रोक लिया जाता है। रूफटॉप के ऊपर लूफी ने एक कड़कती हुई बिजली को ही अपने हाथ में पकड़ लिया था। भाई साहब पागल हो गया भाई, ये बंदे ने बिजली को हाथ में पकड़ लिया और सीधा इस बिजली को काइडो पर फेंक देता है। ये देखकर काइडो की बोलती ही बंद हो जाती है। हालांकि काइडो ने इस हमले से खुद को बचा लिया था, पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक और हमला इस पर हो जाएगा। पर इस बार इस बिजली का टारगेट काइडो नहीं होता है। लूफी ने यहाँ तक कि बिजली को भी रबड़ में बदल दिया था और बिजली के बाउंस का यूज करके हवा में ही काइडो को दिखा देता है कि असली ताकत क्या होती है। दोनों के बीच में एक खूंखार और तेज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और लूफी की ताकत सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाती है। काइडो मार खाकर आसमान में उड़ जाता है, पर लूफी बादलों को भी रबड़ में बदल देता है और उन बादलों को पकड़कर एक स्लिंग शॉट की तरह खींचता है और बादलों के अंदर से एक कड़कती हुई बिजली को पकड़ लेता है और काइडो पर अपने हमले को कंटिन्यू करता है। अब काइडो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जितना तमाशा करना है करो, पर सिर्फ अपने डेविल फ्रूट की ताकत के दम पर तुम इस दुनिया को नहीं जीत सकते। और काइडो आगे कहता है कि रॉजर के पास कोई डेविल फ्रूट की ताकत नहीं थी, पर उसकी हाकी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और एक खतरनाक हाकी वाला इंसान ही इस दुनिया पर राज कर सकता है। और काइडो लूफी पर एक खतरनाक हमला कर देता है। काइडो हांफने लग जाता है, पर इसे क्या पता था कि लूफी ने इसे न जाने कब कस के पकड़ लिया था। काइडो जल्दी से अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और आसमान में ताबड़तोड़ ड्रैगन ब्लेड्स फेंकने लगता है, जिसकी वजह से लूफी को काफी ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद हम फ्लावर कैपिटल को देखते हैं। सभी लोग अपनी अपनी विशेष को लेकर स्काई लैंटर्न्स हवा में उड़ा रहे थे। किसी की इच्छा थी कि इन्हें पीने के लिए साफ पानी मिल जाए, कोई अपने बच्चों की अच्छी हेल्थ मांग रहा था, कोई अपनी मदर से मिलना चाहता था और कोई अपने दादाजी के ठीक होने की दुआ कर रहा होता है। ये इन्फिनाइट विशेष ऐसी लग रही थी कि जैसे कि सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हों और लूफी इन सभी की आवाजें सुन और देख पा रहा था। और ये फाइट सिर्फ काइडो को हराने की ही नहीं थी, ये फाइट पूरे ओनिगाशिमा को वापस रिस्टोर करने के लिए थी, ताकि सभी के चेहरे पर स्माइल वापस आ सके। तभी ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज दोबारा से गूंज उठती है और आसमान से एक बहुत बड़ा मुक्का नीचे आता है, जो कि पूरे ओनिगाशिमा से भी ज्यादा बड़ा था। और अब काइडो भी अपनी मौत को अपने सामने देख पाता है। इतने ज्यादा बड़े और खतरनाक मुक्के को देखकर काइडो एक विशाल फायर ड्रैगन में बदल जाता है। ये काइडो की सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म होती है, फ्लेमिंग ड्रैगन। इसकी बॉडी का टेम्परेचर किसी लावा के जैसा हो जाता है और इसके हल्के से टच करने से ही ओनिगाशिमा का एक हिस्सा पिघल जाता है। इतनी ज्यादा भयंकर हीट के सामने से जाना बेवकूफी होगी, पर अब लूफी रियू का मास्टर बन चुका था और दोनों दोबारा से एक दूसरे के सामने तेजी से आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्लैश हो जाता है, पर काइडो के मरने से पहले ओरोची का मरना जरूरी था। ओरोची के शरीर में लगी सी प्रिज्म स्टोन की कील नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से दोबारा से अपनी बीस्ट फॉर्म में बदल जाता है। टांजिरो अपनी तलवार के बस एक हमले से ओरोची का आखिरी सर भी धड़ से अलग कर देता है और ओरोची मारा जाता है। और काइडो को अपनी मौत का एहसास होने लगा था, क्योंकि इस वक्त इसके दिमाग में बस अपने पास्ट की मेमोरीज चल रही होती हैं। तभी मोमो ओनिगाशिमा को दूर कर देता है, जिसके बाद लूफी काइडो के ऊपर अपने सबसे ज्यादा खतरनाक हमले बजरंग गन से हमला करता है। बजरंग दल नहीं है गाइस, बजरंग गन है। और काइडो सीधा लावा
में जाकर गिर जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोजुकी उडेन खौलते हुए तेल में जाकर मरा था। इसके बाद हम 46 साल पहले का सीन देखते हैं वोडका किंगडम में, जो कि एक काफी ज्यादा गरीब देश था और ये देश लगातार एक वॉर में उलझा हुआ था और यहाँ के लोगों को सर्वाइवल के लिए बस चोरी चकारी और हर एक फाइट में जीतना ही पड़ता था। पर एक दिन वर्ल्ड गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाती है और इस किंगडम को ऑफर दिया जाता है कि अगर ये लोग अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन काइडो को इन्हें सौंप देंगे तो वो लोग इस आइलैंड को वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट बना लेंगे। जिसके बाद नेवी यहाँ पर काइडो को एक नेवी ऑफिसर बनाने के लिए अरेस्ट कर लेती है। पर काइडो, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, इन सभी को पीट कर यहाँ से बचकर भाग जाता है। पर बहुत बार नेवी ने काइडो को दोबारा से कैप्चर करने की कोशिश की, पर हर बार इनसे बचकर निकल जाता था। मात्र 15 साल की उम्र में काइडो के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ी बाउंटी आ जाती है, जिसके बाद रॉक्स डी ज़ेबक के कहने पर काइडो को रॉक्स पायरेट में शामिल कर लेता है। पर कुछ समय के बाद रॉक्स को नेवी के हीरो गार्प ने हरा दिया। जिसके बाद बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड और काइडो तीनों अलग हो जाते हैं और हम यंग बिग मॉम को देखते हैं, जो कि एक टाइम पर बिग मॉम ही हुआ करती थी और एक सेक्सी कुड़ी हुआ करती थी। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लूफी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और काइडो कहता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज करने वाला हूँ, तुम बताओ तुम कैसी दुनिया चाहते हो। लूफी शांत हो जाता है और इसे ओथामा का वही मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है जब उसे भरपेट खाना मिला था। इसके हाथों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर सभी लोग पेट भर के खाना खा सके। और ऐसा बोलकर लूफी इस पर जोरदार हमला कर देता है और काइडो की बॉडी एक झटके में नीचे की तरफ जाने लगती है। लूफी आसमान में उड़ रहा था और इसके साथ ही हवा में अनगिनत स्काई लैंटर्न्स तैर रहे होते हैं। लूफी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और गिरते हुए काइडो को भी अपने आखिरी पल याद आ रहे थे। काइडो ने किंग से कहा था, मुझे पता चल चुका है जॉय बॉय कौन है, ये वही इंसान है जो कि भविष्य में मुझे हराएगा। और काइडो जमीन को फाड़ते हुए अंडरग्राउंड जाके गिर जाता है और खौलते हुए तेल में जाकर गिर जाता है और इसी के साथ काइडो का अंत हो जाता है और हमारा विनर है लेजेंडरी लूफी। ऑफिशियली ये फाइट खत्म हो जाती है। वानो ने 20 सालों तक जो इतना ज्यादा दर्द और पेन सहा, काइडो की मौत के साथ ही वो सारा दर्द भी खत्म हो जाता है। इस तरफ मोमोनोसुके जुनिशिया को आवाज लगाता है। इसने डिसाइड कर लिया था कि वानो के बॉर्डर्स अभी नहीं खुलेंगे, इस देश की रक्षा मैं खुद करूंगा। और जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा वोल्केनो ब्लास्ट हो जाता है। काइडो और बिग मॉम उसके अंदर गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं मालूम है कि वो जिंदा है या मारे गए। फ्लावर कैपिटल के अंदर मोमो सीधा लैंड करता है और धुएं के बीच में आकाज़ानाइन धुएं के अंदर से बाहर निकलते हैं। इन्हें देखकर सभी रोने लगते हैं। इन्हें सही सलामत देखकर सभी लोग इन्हें चीयर अप करने लगते हैं और सभी को यकीन हो जाता है कि लेडी टोकी की वो भविष्यवाणी बिल्कुल सच थी। और सबसे आखिर में बाहर आता है अपनी उम्र से बड़ा हो चुका मोमोनोसुके। अभी आंसुओं का दौर खत्म हो चुका है। आज से आप सभी लोग आजाद हैं। जितना चाहे उतना साके पी सकते हैं। पीने के पानी के लिए आपको अब कोई भी पैसा नहीं देना होगा और फैक्ट्रियों से कोई जहरीला पानी भी नहीं निकलेगा। ये सारी मुसीबतें मेरे दोस्तों अब खत्म हो चुकी हैं। ओरोची का जुल्म और काइडो के राज करने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। और वानो का नया लीडर ऑफिशियली कोजुकी मोमोनोसुके बन जाता है। भले ही इसकी असली उम्र सिर्फ 8 साल है, पर फिर भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। सब लोगों को पूरा भरोसा है कि वानो का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और आकाज़ानाइन रोने लगती है। 5 एल्डर्स तक भी ये खबर पहुंच जाती है। पहली खबर, लूफी के निक्का फ्रूट की अवेकनिंग। दूसरा, जुनिशिया जा चुका है, जिसका मतलब है कि वानो अभी अपने बॉर्डर्स को नहीं खोलने वाला है। और निकाशिमा के अंदर हम हॉकिंस को देखते हैं, जो कि बुरी तरह से घायल था और हॉकिंस जिंदा होता है पर नीचे गिर जाता है। इसके बाद लूफी और जोरो एक एक करके होश में आ जाते हैं। लूफी ठूस ठूस कर खाने लगता है और जोरो बस साके पीने के लिए अपने 3 सर वाले अशुरा फॉर्म में आ जाता है। क्या हो गया भाई, से पागल हो गया ये, सर पे चोट लगी इसके, मोमोनोसुके कहता है। चलो भाई दोस्तों पार्टी करते हैं, आज बूफे लगेगा बूफे। पर लूफी और जोरो इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बस ठूस ठूस कर खा रहे होते हैं। सालो मेरी बात तो सुन लो, ठूसने में लगा है। और जोरो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ मोमोनोसुके। पर मोमो रोते हुए सीधा नामी के मोमो पकड़ लेता है। ज्यादा ही कैजुअल हो रहा है और नामी इस पर एक जोरदार मुक्का मारकर इसे दूर फेंक देती है। साले ठरकी मोमो, बड़ा हो गया पर ठरक नहीं गई तेरी। सांजी और ब्रूक ये देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं। साले सारे ठरकी हैं क्या इसमें? छोटे मोमो, पनीर मोमोज खिलाऊं तुझे? हाँ ब्रूक तुमने देखा ना। इसके बाद सभी लोग नहाने लगते हैं। यामातो भी लूफी के साथ जंप मारती है और सीधा बाथ में जंप लगा देती है। सांजी इसे देखकर हैरान रह जाता है और यामातो को ऐसे देखकर सांजी के नाक से खून आने लगता है। भाई ये ब्लर करना पड़ेगा यार, शिट। ओकीको भी लड़कियों के साथ नहाने लगती है। अब फाइनल वॉर के 1 हफ्ते के बाद इस वॉर में शहीद हुए आशरा दोजी और ओकीको के नाम पर टेम्पल्स बनाए जाते हैं और सभी लोग जम के पार्टी करते हैं। पर इनकी खुशी में भंग डालने के लिए नेवी एडमिरल रियोकुगियो को भेजा जाता है, जो कि यहाँ पर लूफी को पकड़ने के लिए आया था। पर उससे लड़ने के लिए मोमोनोसुके, यामातो और आकाज़ानाइन के सभी मेंबर्स इसके सामने आ जाते हैं और यहाँ पर 5 एल्डर्स ने न्यूज़पेपर को तैयार कर लिया है। वानो में जो कुछ भी हुआ था बिना टाइम वेस्ट किए पूरी दुनिया को बता दिया। काइडो और बिग मॉम एक साथ हार चुके हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने लूफी, यूस्टस किड और ट्रैफल्गर लॉ के ऊपर 3-3 बिलियन की बाउंटी रख दी है। इसके बाद हम रॉबिन को देखते हैं और वो हितेत्सु, जो कि ओतामा के साथ रहता था। ये बंदा असल में कोई और नहीं बल्कि ओडिन का पिता होता है, कुजुकी सुकियाकी। और रॉबिन इससे सवाल करती है कि एंशिएंट वेपन प्लूटोन इसी देश में होना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा, वो एंशिएंट वेपन वानो के अंदर ही है। और यहाँ पर आकाज़ानाइन के सामने रियोकुगियो खड़ा होता है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और सीधा अपने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में आ जाता है। रियोकुगियो वुड्स फ्रूट का डेविल फ्रूट यूजर है और एक बहुत बड़े पेड़ में बदल जाता है। यामातो भी इसके साथ लड़ने के लिए यहाँ पर आ जाती है और वानो के बाहर हम शैंक्स को देखते हैं, जो कि लूफी के पोस्ट को देख रहा था और इसे वही पुराना समय याद आ जाता है जब शैंक्स ने उस रबर फ्रूट को चुराया था। उस टाइम रेड हेयर पायरेट्स का सामना CP9 के मेंबर्स के साथ हुआ था और शैंक्स ने उस डेविल फ्रूट को इनसे लूट लिया था। और इस तरफ राइजो ट्रैकोगिया पर हमला कर देता है पर इसकी फ्लेम्स इसका बाल भी बाका नहीं कर पाती हैं और अपनी टहनी से राइजो की बॉडी को आर पार कर देता है और इसकी सारी लाइफ फोर्स चूस लेता है। रियोकुगियो इन सभी पर बहुत ही ज्यादा हावी पड़ता है पर मोमोनोसुके काइडो के जैसे ही ड्रैगन ब्रेथ अटैक का यूज करता है और रियोकुगियो को यहीं पर जला देता है। पर इस हमले का इस पर कोई भी असर नहीं होता है और दोबारा से अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आकर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तभी मीलों दूर से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा
पावरफुल हाकी की रेज आती हैं जो कि इसे यहाँ पर रोक लेती हैं। और स्ट्रॉन्ग हाकी है हमारे रेड हेयर शैंक्स भैया की, जो कि यहाँ वानो से ही निकल रहा था। और शैंक्स की प्रेजेंस को लूफी सेंस कर लेता है और स्माइल करता है। और यहाँ पर डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर वानो में ही इसकी रक्षा करने के बारे में डिसाइड करते हैं और कैरेट को मिंक्स का नया लीडर बना दिया जाता है। और यहाँ पर कोजुकी सुकियाकी रॉबिन को बताते हैं कि ओरोची की कैद से बहुत सालों पहले भागकर इतने सालों से छुप छुप कर रह रहे थे। और लॉ और रॉबिन को अपने साथ लेकर नीचे की तरफ लेकर जाने लगता है। ये रास्ता बहुत ही पुराना होता है। रॉबिन और लॉ एक कांच की दीवार को देखते हैं और जब इसके अंदर झांक कर देखते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं और इन्हें 800 साल पुराना वानो दिखता है। सुकियाकी बताते हैं कि आज से 800 साल पहले वानो सीधा माउंट फूजी के बेस पर बसा हुआ था, पर फिर किसी दौर में इस देश के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी गई। पानी इकट्ठा होता गया और आखिर में लोगों को उस जगह को मजबूरन छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने पहाड़ के उस बीच वाले हिस्से में जाकर अपनी नई जमीन को बसाया और फाइनली इन तीनों को वो नया रोड पॉनिग्लिफ मिल जाता है। और सुकियाकी इन्हें ये भी बताते हैं कि एंशिएंट वेपन प्लूटोन यही वानो के नीचे मौजूद है, जिसे हासिल करने के लिए वानो के बॉर्डर्स को ओपन करना पड़ेगा। और इसी एंशिएंट वेपन प्लूटोन को क्रोकोडाइल एराबास्ता आर्क में ढूंढ रहा था और इसी के ब्लूप्रिंट को एनीज लॉबी में फ्रैंकी ने फाड़कर फेंक दिया था। और इधर शैंक्स अपना जहाज लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद चॉपर और उस मिंक डॉक्टर ने शिनोबू और राइजो का इलाज किया, जो कि पूरी तरह से सूख चुके थे। किनेमोन घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा था पिछली फाइट के दौरान जो भी हुआ था उन सभी के लिए। और किनेमोन की वाइफ सुरो मरी नहीं है, बस थोड़ी सी आग में झुलस गई थी। इसके बाद सुकियाकी आकाज़ानाइन के सामने आ जाता है और अपनी असली आइडेंटिटी को इन सभी को बता देता है। और मोमो और यामातो इसके साथ लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। और रॉबिन भी उस रेड पॉनिग्लिफ के बारे में अपनी क्रू को बता देती है। और तभी शिनोबू यहाँ पर आ जाती है और रिकवर होने के बाद एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कुड़ी में बदल जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और इसने ओतामा को अपना स्टूडेंट भी बना लिया था। पर कारिबू बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था और इसे पता चल चुका था कि वो एंशिएंट वेपन प्लूटोन वानो के अंदर है। और पूरी दुनिया में लूफी और काइडो के बीच में जो फाइट हुई थी उसमें काइडो और बिग मॉम की हार की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। पर न्यूज़पेपर में कुछ और भी खबर थी जिसे देखकर किड गुस्से में आ जाता है और भागकर सीधा लूफी की तरफ आगे बढ़ता है स्ट्रॉ हेड और इसे भी उस न्यूज़पेपर को दिखाता है, क्योंकि अब बिग मॉम और काइडो की हार के बाद सरकार ने 4 नए एम्परर्स को तैयार किया है, जो कि है लूफी, बगी, शैंक्स और ब्लैक बियर्ड। और सबसे हैरानी की बात यहाँ पर बगी की थी कि भाई ये बंदा एम्परर बना कैसे, ये तो चोर है। इसके बाद हम शैंक्स और इसके क्रू मेंबर्स को देखते हैं। इसके क्रू मेंबर्स कह रहे थे कि भाई लूफी के साथ क्यों नहीं मिले आप, पर शैंक्स लूफी से मिलने से मना कर देता है। और हमें पता चलता है कि शैंक्स की सभी टेरिटरीज में बार्थोलोमियो जाकर शैंक्स का फ्लैग निकाल कर लूफी के फ्लैग को लगा रहा है। और शैंक्स अपने क्रू मेंबर से कहता है कि अब समय आ चुका है वन पीस को हासिल करने का। और सेम समय पर दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही थी। रेवोल्यूशनरी आर्मी ने पुमा को मैरी जॉयस से फ्री कर दिया है और साथ ही साथ साबो पे किंग कोबरा को मारने का इल्जाम लगा दिया जाता है। और बगी ने यहाँ पर मीहॉक और क्रोकोडाइल के साथ मिलकर क्रॉस गिल्ड नाम का एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है, जो कि मरीन्स के ऊपर बाउंटी लगा रहे हैं। जिसके बाद लूफी, लॉ और किड अपने अपने रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। और वन पीस की इस दौड़ में बने रहने के लिए इन्हें अब उस इंसान को ढूंढना होगा जिसकी बॉडी पर जले हुए स्कार का मार्क है। जिसके बाद लॉ अपनी अलायंस को ओवर करता है। अब हम जब लोग दोबारा मिलेंगे तो हम लोग एक दूसरे के दुश्मन होंगे स्ट्रॉ हेड। वैसे भाई लॉ ये जलने के निशान वाला बंदा है कौन है, जिस पर किड जोर से हंसता है और बोलता है कि मैं नहीं बताने वाला तुझे, साले मुझे नहीं बताएगा तू है। और कुछ समय पहले लूफी कोजुकी ओडिन के रुइंस पे गया था ताकि कोजुकी ओडिन को एक ट्रिब्यूट दे सके। आकाज़ानाइन भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लूफी को इस पूरे सफर में सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक्स भी कहा। और यहाँ पर जोरो, यासुई और पेद्रो की कब्र पर जाता है और 2-2 कप साके चढ़ाता है। यूरी यहाँ पर आ जाती है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फ्लावर कैपिटल के अंदर उसॉप ने एक बहुत बड़ा काले रंग का कपड़ा खरीदा और जब दुकानदार इससे पूछता है कि भाई क्यों ले रहे हो ये कपड़ा, क्या करना है तुम्हें, तो इसका मुंह खुला रह जाता है। और यहाँ पर सांजी दोबारा से किसी खूबसूरत कुड़ी का दिल चुरा लेता है और लूफी ओतामा से मिलने जाता है। और ओतामा का वो प्यारा सा चेहरा देखकर लूफी स्माइल करता है। अब इसके अगले दिन स्ट्रॉ हेड पायरेट्स विदा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी मोमो इनका शुक्रिया और बाय बोलने के लिए यहाँ पर आ जाता है। और मोमोनोसुके लूफी को वानो छोड़ के ना जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और फूट फूट कर रोता है, क्योंकि पंख हैजार्ड के बाद से ही इन सभी के साथ इनके सफर में शामिल था, इसलिए इन सभी के साथ काफी सारा इमोशनली अटैच हो चुका है। उसप वो फ्लैग दियो, हाँ ये लो लूफी। और लूफी उसप से अपना एक बहुत ही बड़ा फ्लैग बनवाता है और उसे मोमो को देता है। मोमोनोसुके, वानो अब से हमारी टेरिटरी है और आज के बाद अगर किसी ने भी वानो पर हमला किया तो तुम हमें बुला सकते हो, और अगर तुम एक पायरेट बनना है तो हम तुम्हें कभी भी पिकअप कर सकते हैं, चिंता मत करना। और यामातो वानो में ही रुककर वानो की रक्षा करने के बारे में डिसाइड करती है। जिसके बाद हमारे सभी साथी अपने नए सफर के लिए निकल जाते हैं और मोमोनोसुके जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहता है जब तक कि थाउजेंड सनी इसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती है। और स्ट्रॉ हेड की शिप के ऊपर नामी कहने लगती है, चलो हकुमाई की तरफ चलते हैं, वहाँ से हम लोग आराम से नीचे जा सकते हैं। तभी किड और लॉ के जहाज भी यहाँ पर आ जाते हैं और किड कहने लगता है, अरे तुम आसान तरीके से नीचे उतरने वाले हो स्ट्रॉ हेड, ये तो फटीचर पायरेट्स करते हैं। लूफी और लॉ जब इस बात को सुनते हैं तो इन्हें गुस्सा आ जाता है और अपने जहाज को झरने से नीचे कुदा देते हैं। और नामी इसे गुस्सा होकर मार रही होती है, जिसे देखकर चॉपर और उसॉप की फट जाती है। नामी लूफी को एक पिंजरे के अंदर बंद कर देती है और इसे बुरी तरह से मार रही होती है। लूफी के चेहरे का नक्शा ही बिगड़ जाता है। नामी मेरे को माफ कर दो यार, गलती होगी, मैंने जोश में आके नीचे गिरा दी शिप। साले घोंचू से तुझे कैप्टन किसने बना दिया, बेवकूफ, शिप को झरने से नीचे गिरा दी तूने। माफ कर दो नामी, तुमने सभी लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। साली इतनी आर्क हो गई ना, तेरी पिटाई नहीं हुई, एक डोज देनी पड़ेगी, रुक जा तू। तभी जिम्बे पीछे से आता है और नामी उसको जोने दो, वैसे भी हम सभी लोग ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, इतना काफी रहेगा लूफी के लिए। ये घोंचू, ये छुटकू सा, इस पर हमें नरमी नहीं दिखानी चाहिए। अरे जिम्बे, नामी के पास मजा आएगा जब वो गुस्सा होती है। जिम्बे वापस आ जाओ वरना तुम भी मारी जाओगी। अब इसके बाद न्यूज़पेपर वाली बर्ड आती है और इन सभी को अपने वांटेड पोस्टर से दिखाई देते हैं और हमें सभी की नई बाउंटीज को दिखाया जाता है। चॉपर की बाउंटी 1000 बेरीज, इतनी ज्यादा
भाई। इसे देखकर चॉपर को गुस्सा आ जाता है। भाई ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक है? मेरा साइज छोटा है तो मेरी बाउंटी भी छोटी होगी क्या? नामी की बाउंटी 366 मिलियन बेरीज होती है। मैं तो मर गई, अब सभी लोग मेरे पीछे आएंगे। ब्रूक की बाउंटी 383 मिलियन बेरीज। फ्रैंकी की है 394 मिलियन बेरीज। उसॉप की बाउंटी 500 मिलियन बेरीज, जिसे देखकर इसकी तो आंखें ही बाहर आ जाती हैं। उसॉप शॉक्ड रह जाता है। रॉबिन की बाउंटी 930 मिलियन बेरीज और सांजी की बाउंटी है 1 बिलियन 32 मिलियन बेरीज। जिम्बे की बाउंटी 1.100 मिलियन बेरीज और जोरो की बाउंटी है 1 बिलियन 111 मिलियन बेरीज। क्या बात है, मैं तो काफी आगे निकल गया। हाँ? जिसे देखकर सांजी की जल जाती है। साली जिम्बे, यहाँ तक कि तेरी बाउंटी भी मुझसे ज्यादा है। और सांजी जोरो पर गुस्सा हो जाता है और इसे मारने लगता है। भाई क्यों मार रहा है इसे? साली छोटी बच्ची, तेरी बाउंटी मुझसे ज्यादा कैसे है? आज नहीं बचता तू। पागल हो गया क्या? ओए ओए, अबे मुझे क्यों मार रहा है? और बेचारा लूफी अभी भी पिंजरे के अंदर बंद होता है। भाई मुझे तो बाहर निकाल दो। और लूफी की बाउंटी है 3 बिलियन बेरीज। इसके बाद हम बगी के अड्डे को देखते हैं, जहाँ पर मिहोक और क्रोकोडाइल आ रखे होते हैं, जिसे देखकर बगी का क्रू डर जाता है। इसके बाद क्रोकोडाइल के हाथ में हम बगी के सर को देखते हैं और इसे पीट रहा होता है। तुम मेरा सब कुछ ले सकते हो, बस मेरी जान बख्श दो। क्रोकोडाइल सर जी प्लीज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने और मिहोक ने मिलकर एक संगठन बनाया था। तो बगी के बच्चे, तुम इसके बॉस कैसे हुए? अरे मुझे माफ कर दो यार, गलती हो गई। तुम पहले और आखिरी इंसान होगे जो कि समुद्र का सम्राट बनते ही सॉरी की रहा है। और इसकी जान लेने लगते हैं। तभी मिस्टर 3 भी यहाँ पर आ जाता है। अरे बॉस जी, आपको तो बहुत समय से नहीं देखा। क्रोकोडाइल जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आपके अंडर काम करके। साले मिस्टर 3 मुझे धोखा दे रहा है। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि मैंने आपका क्रू ज्वाइन किया था मिस्टर बगी जी हैं। और बगी के साथी कहते हैं कि बगी का काम अब खत्म होने वाला है। गया भैया, अब हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम मिहोक की एक बैक स्टोरी को देखते हैं। दरअसल इसके अड्डे पर नेवी अटैक करने वाली होती है, क्योंकि सभी वॉर लॉर्ड्स को इनके पद से हटा दिया गया है और इन सभी को आम पायरेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है और इसे क्रोकोडाइल का कॉल आता है। कैसे हम मिहोक? हमें एक साथ काम करना चाहिए। नेवी वाले हमें देखा नहीं कर पाएंगे। एक समय पर तुम नेवी हंटर के नाम से जाना करते थे। हम दोनों ही एक जैसे, किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। और हम बगी के पास्ट को देखते हैं। बहुत सारी नेवी शिप्स इनके अड्डे पर हमला करने वाली होती हैं और बगी की ये देखकर फट जाती है। लेकिन तभी क्रोकोडाइल यहाँ पर आकर सभी नेवी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। बगी अपने क्रू से पूछता है कि भाई कौन है ये जो हमारी हेल्प कर रहा है? इसका क्रू बताता है कि क्रोकोडाइल है। अच्छा क्रोकोडाइल है, हाँ वो तो मेरा ही चेला है। पर अंदर ही अंदर डर जाता है। ये क्रोकोडाइल का बच्चा अपने दिए हुए पैसे देने आया होगा, पर मेरे पास तो उसे देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं। और क्रोकोडाइल बगी के पास आकर कहने लगता है कि तुम मेरे पैसे दिए बिना यहाँ से कैसे भाग सकते हो? हाँ अरे वो दरअसल मैं तुम्हें देने ही वाला था। मैं तुम्हें गुलाम बनाकर बेच दूंगा। अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें याद नहीं हमने साथ में मिलकर एम्पल डाउन में क्या तबाही मचाई थी? मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और अगर तुम उसे लौटा नहीं पाते हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है यार, तो मुझे उसका एक मेंबर बना लो प्लीज। मैं तुम्हारे लिए प्रचार का काम करूंगा और छोटे मोटे काम भी करूंगा, बर्तन वगैरह बांट दूंगा प्लीज। और क्रोकोडाइल इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर ये कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी टीम के अंदर ऐड किया था, पर तुम इस टीम के बॉस कहलाने लग गए हो। हाँ तुम हो यहाँ की बॉस? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ यार, वो तो मेरे क्रू ने गलती से उस पोस्टर में मुझे बॉस कह के लिख दिया था और मुझसे बिना पूछे उसे पब्लिश कर दिया। माफ कर दो यार। पर मिहोक कहता है कि ये बुरा आइडिया नहीं है। अगर ये हमारा बॉस रहता है तो हम चैन की जिंदगी जी पाएंगे, और अगर कोई हमें मारने के लिए आता भी है तो सबसे पहले इसे ही टारगेट करेगा, क्योंकि यहाँ का बॉस है। और क्रोकोडाइल भी इसके लिए मान जाता है। और बगी अपने क्रू के सामने मिहोक और क्रोकोडाइल को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है हम तीनों ने मिलकर एक नया संगठन बनाया है और एक नए समय की शुरुआत की है। पर अंदर ही अंदर ये बंदा रो रहा होता है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ मार्को शैंक्स की शिप में सवार होकर अपने आइलैंड में पहुंच जाता है और इन्हें टाटा बाय बाय कहकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। वानो के अंदर यामातो लूफी की क्रू के साथ आने से मना कर देती है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही रियोकोगियो ने वानो पर हमला कर दिया था और काइडो के जाने के बाद यहाँ पर और भी हमले हो सकते हैं, इसलिए यामातो इनके साथ जाने से मना कर देती है या कर देता है। भाई मुझे पता नहीं चला क्या इसका जेंडर है। और लूफी भी इसकी बात मान जाता है और मार्को भी यहाँ पर आ जाता है और इन्हें गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अमेज़न लिली को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कुछ हफ्ते पहले नेवी की सेना ने यहाँ पर हमला कर दिया था। अमेज़न लिली के लोग भी दूसरी ओर से मुंह तोड़ जवाब देते हैं। चारों तरफ तबाही मची हुई थी और कोबी युद्ध के मैदान में अपने नए पैसिफिस्तास को बेचता है और उस पैसिफिस्ता के एक ही हमले से अमेज़न लिली तबाह होने लगता है। और ये सारी चीजें देखकर ग्लोरोसिया कहने लगती है कि आज से पहले कभी भी अमेज़न लिली में इतना ज्यादा भयानक इन्वेजन कभी भी नहीं हुआ था। और बोआ हैनकॉक कहती है कि मैं जब तक यहाँ पर रहूंगी नेवी वाले मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आते रहेंगे, पर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पर। जब भी मेरे मन में ये बात आती है कि सरकार मेरे साथ क्या करेगी। मुझे लूफी से शादी करनी है। यार इसे लूफी अभी तक पसंद है। मुझे पता था तुम हमेशा से यही चाहती थी। अब क्योंकि 7 वॉरलॉर्ड्स का सिस्टम खत्म कर दिया गया है, सरकार के द्वारा लगाई गई इस आइलैंड की सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। और एक हफ्ते पहले जब कोबी ने अमेज़न लिली पर हमला कर दिया था, नेवी और अमेज़न लिली के लोगों के बीच में लड़ाई चल रही होती है और एक नेवी ऑफिसर की नजर ब्लैक बियर्ड के जहाज पर जाती है। हमसे भी पहले यहाँ पर कोई आ चुका है। हाँ ये नेवी वाले यहाँ पर पहले से ही पहुँचे हुए हैं, ये तो परेशानी की बात है। और ब्लैक बियर्ड अपनी हाकी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से समुद्र में तूफान आ जाता है और सभी नेवी वाले शिप से धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगते हैं। और इन सभी को डरते हुए देखकर ब्लैक बियर्ड को मजा ही आ जाता है। चला अमेज़न लिली पर चलते हैं। और ब्लैक बियर्ड अमेज़न लिली के जंगलों में पहुंच जाता है। मैं यहाँ पर हैंकॉक के लिए आया हूँ। तभी कुछ नेवी सोल्जर्स ब्लैक बियर्ड को रोक लेते हैं। रुक जा ब्लैक बियर्ड, तुम आगे नहीं जा सकते। और ब्लैक बियर्ड खुद बोआ हैनकॉक की पावर्स को लेने यहाँ पर आया था। और तभी ब्लैक बियर्ड एक हमले से ही इन सभी सोल्जर्स की बैंड बजा देता है और आइलैंड के अंदर कोबी को पता चल जाता है कि ब्लैक बियर्ड बोआ हैनकॉक को पकड़ने के लिए यहाँ पर आ चुका है। और कोबी चिल्लाकर हैनकॉक को बुलाता है, बोआ हैनकॉक हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, अगर आप सरेंडर कर देंगी तो हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। पर बोआ मना कर देती है कि मैं सरेंडर नहीं करने वाली। मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी।
और महल के बाहर जाती है और बाहर जंगल में ब्लैक बियर्ड ने सभी नेवी सोल्जर्स को हरा दिया है। तभी एक और पैसिफिस्ता यहाँ पर आ जाता है। इसके पास एक स्वॉर्ड भी होती है और इसके एक हमले से ही ब्लैक बियर्ड दूर जाके गिरता है। ये बच्चा एक पैसिफिस्ता होता है। ब्लैक बियर्ड की फट जाती है और इस हमले से अमेज़न लिली के एक पहाड़ के 2 हिस्से हो जाते हैं। ये बच्चा एक पैसिफिस्ता है। और ये बच्चा मीहॉक का क्लोन होता है। ये बच्चा दोबारा से इस पर हमला करता है पर ब्लैक बियर्ड अपने हाथ से इसके हमले को रोक देता है और ब्लैक होल अटैक परफॉर्म कर देता है। इस अटैक की वजह से पैसिफिस्ता दूर जाकर गिरता है पर अमेज़न लिली की सारी जमीन और छोटे छोटे घर तबाह होने लगते हैं। तभी बुआ हैनकॉक बाहर आ जाती है मैदानी जंग में और अपने हुस्न के जादू को चला देती है और कोबी को छोड़कर सभी नेवी वाले और ब्लैक बियर्ड का क्रू बुआ हैनकॉक के दीवाने हो जाते हैं। बुआ हैनकॉक स्लेव एरो अटैक परफॉर्म कर देती है और सभी नेवी वाले और ब्लैक बियर्ड का क्रू पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं और पैसिफिस्तास ब्लैक बियर्ड पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। कोबी इन्हें मना करता है कि उस पर हमला मत करो क्योंकि जो नेवी सोल्जर्स पत्थर की मूर्ति में बदल चुके थे वो टूट सकते हैं और अगर एक बार वो टूट जाते हैं तो हमेशा के लिए मारे जाएंगे। बुआ हैनकॉक की नजर कोबी पर जाती है और कोबी के ऊपर परफ्यूम की अटैक परफॉर्म कर देती है। इस अटैक से कोबी सोच में पड़ जाता है कि हमें नहीं बचने वाला और जैसे ही इसे बुआ हैनकॉक की किक लगने ही वाली होती है तभी ब्लैक बियर्ड इसके सामने आ जाता है और ब्लैक वोटेक्स अटैक परफॉर्म कर देता है और हैनकॉक की गर्दन को पकड़कर कैसा लगा मेरा डार्कनेस एब्सॉर्ब करने वाला हमला? हाँ बुआ हैनकॉक, अपने हाथ हटाओ मुझ पर से, तुम बहुत ही भद्दे हो। अब मुझे समझ में आया तुम्हें समुद्र की रानी क्यों कहा जाता है। तुमने मेरे सारे क्रू मेंबर्स को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। हाँ? कोबी की फट जाती है और इसे समझ नहीं आता कि अब इसे क्या करना चाहिए। मुझे तुम्हारा डेविल फ्रूट का ताकत चाहिए बुआ हैनकॉक। ये पावर्स मेरी सुंदरता के बिना कुछ नहीं है। अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम्हारे क्रू मेंबर्स हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाएंगे। इस डेविल फ्रूट का अगला यूजर जो भी होगा वो उसे ठीक नहीं कर पाएगा। अब हैनकॉक की वार्निंग सुनने के बावजूद भी ब्लैक बियर्ड इसे मारने का फैसला कर लेता है पर इससे पहले कि ब्लैक बियर्ड इसे मार पाता सिल्वर रैले यहाँ पर आ जाता है और अपनी जबरदस्त हाकी का यूज करके सबकी हालत पतली कर देता है और सीधा ब्लैक बियर्ड को वार्निंग देता है। इससे पहले की बात आगे बढ़ जाए चुपचाप बुआ हैनकॉक को नीचे रख दो। बदले में मैं तुम्हारे सारे साथियों को दोबारा से पहले जैसा कर दूंगा। व्हाइट बियर्ड के छोटे चेले, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बुआ हैनकॉक, इन सभी को पहले के जैसा कर दो। मैं इन सभी पर नजर रखूंगा और तुम अपने क्रू के साथ यहाँ से दफा हो जाओ ब्लैक बियर्ड। और ब्लैक बियर्ड यहाँ से चुपचाप चला जाता है और उसके बाद से ही सिल्वर रैले शैकी के साथ अमेज़न लिली पर रह रहा है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि शैकी बुआ हैनकॉक से 2 जनरेशन पहले अमेज़न लिली की एम्परर रह चुकी है और ब्लैक बियर्ड पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और ये तो बस उनकी अच्छी किस्मत थी कि बुआ हैनकॉक ब्लैक बियर्ड के हाथों से बच गई क्योंकि शायद ही कोई है जो कि उसके साथ लड़ना चाहेगा। इस इंसिडेंट के बाद कोबी की मिसिंग रिपोर्ट न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दी जाती है और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में ये खबर भी छापी जाती है कि साबो ने यहाँ पर एराबास्ता की किंग कोबरा की जान ले ली है और प्रिंसेस वीवी उसी समय से मिसिंग है। रेवोल्यूशनरी आर्मी वाला इस खबर को पढ़ रही होती है और इन्हें साबो की चिंता हो जाती है और ड्रैगन कहता है कि साबो सही सलामत होगा। अगर उसने सच में किंग कोबरा को मार दिया है तो इसके पीछे जो भी कारण हो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। और कुमा से कहता है कि कुमा तुमने वहाँ पर क्या देखा था? जैसी आपकी मर्जी। और इसकी आवाज सुनकर हमें पता चलता है कि कुमा पूरी तरह से साइबॉर्ग में बदल चुका है जिसके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। तभी साबो का अचानक से कॉल आता है जिसे कि मरीन्स भी इंटरसेप्ट कर लेते हैं और साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी को बताता है कि इसने किंग कोबरा को नहीं मारा है। और किंग कोबरा की मौत की खबर जब हमारे स्ट्रॉ हेड्स को पता चलती है तो ये लोग शॉक्ड रह जाते हैं और रोने लगते हैं और लूफी तुरंत वीवी की हेल्प करने के लिए उसके पास जाने का फैसला करता है। अरे यार साबो थोड़ी मार सकता है उसके पापा को, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। लूफी तुमने सही कहा, साबो ऐसा कभी नहीं करेगा। किंग कोबरा की बेटी गायब हो चुकी है। अरे वीवी चान आप कहाँ गई? काश आप ठीक हो। चलो भाई दोस्तों एलाबास्ता चलते हैं। लूफी किंग कोबरा मर चुका है और वहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं बनता और वीवी भी गायब हो चुकी है। हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए और वीवी कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। मुझे नहीं पता, मुझे वीवी को बचाना होगा। तेरी फट रही है ना जोरो। मैं बस इतना कह रहा हूँ, हमारे पास कोई लीड नहीं है इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रखो लूफी। वीवी के पापा मर चुके हैं, वो तो काफी अच्छे इंसान थे ना। नामी को भी वीवी की फिक्र हो रही होती है और सभी लोग रोने लगते हैं। एक सेकंड साबो ता लूफी दा पर आया ना ओनु ता सी ड्रेस रोजा च मिले सी। मुझसे और नहीं रहा जा रहा वीवी, मुझसे भी नहीं रहा जा रहा नामी। चलो यार उसे बचाने चलते हैं। बहुत हो गया तुम्हारे पास कोई लीड नहीं, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तेरे में इमोशंस नहीं, तुझे परवाह नहीं वीवी की। और नामी को भी गुस्सा आ जाता है। साले जोरो तू ग्रीन काइडो है, ग्रीन काइडो। तुम ग्रीन मामा जोरो। साले घटिया मौसेड निर्दयी कहीं के। बू। और सभी लोग जोरो को चिढ़ा रहे होते हैं। जोरो को गुस्सा आ जाता है। चुप हो जाओ लड़की बस। ये सुनकर सांजी को गुस्सा आ जाता है। वही वैसे तो सही कहा था इसने। और सांजी जोरो पर हमला कर देता है। तुमसे ऊपर रहना किसी बच्चे का खेल है सांजी के बच्चे। और रॉबिन इन सभी को बताती है कि जब हम सभी लोग लैंड ऑफ वानो में थे तब तक बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं और बताती है कि मीहॉक, क्रोकोडाइल और बगी ने एक नया क्रॉस गिल्ड बना लिया है, एक नई फाउंडेशन जिसका लीडर बगी है और उसे समुद्र का नया सम्राट मान लिया गया है। क्या वो बगी वो जोकर? तूने गलत पढ़ लिया क्या रॉबिन? ऐसा नहीं हो सकता। लूफी यहाँ पर कुछ और नाम भी हैं जो तुमसे जुड़े हुए हैं, क्या तुम जानना चाहोगे? वैसे मुझे साबो पर पूरा भरोसा है, वो बस सभी को आजाद करवाना चाहता है। अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि साबो ने किंग कोबरा को मार दिया है और लूफी अपने सपने को याद करता है जो इसने एस और साबो के साथ शेयर किया था अपने बचपन में, जिसको सुनने के बाद सभी स्ट्रॉ हेड्स जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और इन सभी को लूफी के असली ड्रीम के बारे में पता चलता है, जिसे सुनकर उसॉप लूफी से कहता है क्या हो गया भाई, क्या मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया क्या? यार एक सेकंड, हाँ मैंने शैंक्स, साबो और इसको बताया था इसके बारे में और वो सभी लोग भी हंसने लगे थे पर शैंक्स की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जानता हूँ ये इम्पॉसिबल तो है पर शायद जब मैं पायरेट किंग बन जाऊंगा तभी चीज पॉसिबल हो सकती है। और लूफी को पायरेट किंग बनाने के लिए फ्रैंकी
सभी से कहता है ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ जल्द तो जल्द उस लास्ट पोनीग्लिफ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ पड़ेगा। और रॉबिन सभी को बताती है कि उस लास्ट पोनीग्लिफ को ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि उसकी पोजीशन काफी लंबे समय से अननोन है। और हम सभी को एक चीज पता चल चुकी है कि लूफी भाई साहब का सपना यहाँ पर पायरेट किंग बनना नहीं है। पायरेट किंग बनना तो बस एक जरिया है जिसके थ्रू लूफी अपने सपने को हासिल कर सकता है। और ये सपना क्या है इसके बारे में हमें आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। और इसी के साथ हमारा लैंड ऑफ वानो आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आपको वानो आर्क कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और वानो आर्क का आपका सबसे ज्यादा फेवरेट मोमेंट कौन सा था नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर करके जाइएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। तो ठीक है गाइज और मिलते हैं अगली वीडियो में।